तो बेटा देखो, जो हमारा आज का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम मोलर कंडक्टिविटी से आगे की तरफ चल रहे हैं। तो इन लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो, व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। अब आप ध्यान से समझना, व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, डाइल्यूट करना। तो देखो क्या लिखा है, कंडक्टिविटी के स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। देखो डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, ठीक है। मान लो ये जो पानी है इसका वॉल्यूम x है और इसमें जो ये आयंस हैं लेटर से 4। तो जो हमारी कंडक्टिविटी है ना वो आयंस पे डिपेंड करती है। अगर आयंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पानी डाला। तो अगर मैं इसका पानी डबल कर दूं, मान लो वॉल्यूम डबल कर दूं पानी का, आयंस नहीं डाले सिर्फ पानी डाला। तो पानी डाला तो नीचे वाली डायग्राम देखो, जब मैं पानी डालूंगा तो पानी का लेवल तो बढ़ गया, आयंस तो उतने ही थे। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। तो आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी कम हो गई। तो ये क्वेश्चन बहुत ना ध्यान से समझना। व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी ऑफ ऑन डाइल्यूशन। तो कंडक्टिविटी आयंस पे डिपेंड करती है। इसको समझाने के लिए मैंने दो बीकर बनाए। एक बीकर में 4 आयंस हैं, लेटर से 1 मोल आयन है, ये 4 को मान लो 1 मोल आयन, और वॉल्यूम है x, सॉल्यूशन का वॉल्यूम x। हमने वॉल्यूम डबल कर दिया बट आयंस को नहीं छेड़ा, आयंस तो फिर उतने के उतने ही है। तो x वॉल्यूम में भी उतने ही आयंस थे, 2x में भी उतने ही है, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस। देखो बेटा दोबारा समझाता हूँ। व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, डाइल्यूट करना। और कंडक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने बताया कि हमारे पास लेटर से सॉल्यूशन का वॉल्यूम x है और आयंस हैं ये 4 आयंस। हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, डाइल्यूशन मतलब पानी डाल दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेटर से 2x कर दिया। बट हमने सॉल्ट नहीं डाला, यानी आयंस तो उतने ही थे 4 के 4। तो आयंस तो उतने ही है बट वॉल्यूम बढ़ गया तो कंडक्टिविटी कम हो गई। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन आयंस। तो आयंस कम है, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पहले पहले x में 4 आयंस थे, अब 2x में 4 आयंस हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गया, आयंस नहीं बढ़े। तो हम बोलेंगे कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोलर कंडक्टिविटी वाला है। तो ये ना जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे समझो, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू लैम्डा एम। लैम्डा एम मींस मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। अब मोलर कंडक्टिविटी होता है मोल्स, 1 मोल। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। देखो फर्क है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, मोलर कंडक्टिविटी मोल्स पे डिपेंड करता है पर मोल। इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम बिकॉज ऑन डाइल्यूशन आयंस विल गेट मोर वॉल्यूम फॉर मूवमेंट। अब ये चीज समझना जरा ध्यान से। देखो कंडक्टिविटी आयंस पे डिपेंड करती है, आयंस नहीं बढ़े तो कंडक्टिविटी कम हो गई। बट मोलर कंडक्टिविटी मोल्स, जो आपके 4 मोल, जैसे ही मान लो 1 मोल है तो पहले वॉल्यूम x था, अब वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये कम आयंस को ज्यादा वॉल्यूम मिल गया मूवमेंट के लिए, ऐसे समझ लो, यानी कम आयंस को ज्यादा वॉल्यूम मिल गया मूवमेंट के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि जो आयंस थे उनको मूवमेंट की स्पेस ज्यादा मिल गई। बट कंडक्टिविटी कम हो गई क्योंकि आयंस उतने ही रहे, आयंस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखो फिर से समझो, what happens to conductivity on dilution। so conductivity का मतलब होता है आयंस, आयंस ज्यादा होंगे। तो देखो ये हमारे पास सिचुएशन है जिसमें लेटर से ये 4 डॉट जो दिख रहे हैं ना, ये मान लो आपके 1 मोल आयंस है और पानी का वॉल्यूम x है। जब हम इसका वॉल्यूम बढ़ा दें, डाइल्यूट कर दें, तो आयंस तो अभी भी 1 मोल ही है बट वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कंडक्टिविटी कम हो गई क्योंकि आयंस नहीं बढ़े। आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बट दूसरी तरफ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि पहले आयंस पास पास थे, अब ये दूर दूर हो गए वॉल्यूम बढ़ने से। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोल्स को, जो 1 मोल आयंस थे उनको मूवमेंट की जगह ज्यादा मिल गई, ऐसे समझ सकते हो। चलो बेटा अब इसे नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। लो बेटा अब ये चीज हमें पता चल गई, अब हम चलते हैं आगे। अब जब हम आगे आते हैं तो आपको एक ये ग्राफ दिख रहा है। अब इस ग्राफ में क्या बताया हुआ समझो। इस ग्राफ में हमने मोलर कंडक्टिविटी और C का मतलब है कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है।
और अगर आप इस ग्राफ में देखो तो हमने दो सॉल्ट ली, दो दो केमिकल लिए या दो कंपाउंड लिए हैं। एक कंपाउंड है हमारा वीक एसिड और एक कंपाउंड है हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ऐसे समझ लो। मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके आयंस नहीं बनते, ज्यादा आयंस नहीं बनते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर आयंस। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, molar conductivity versus concentration of acetic acid weak electrolyte and KCl strong electrolyte in aqueous solution, और उसका ग्राफ बनाया गया है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें ध्यान से तो हमें क्या समझ में आता है, देखो क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ध्यान से देखना ग्राफ का क्या मतलब आ रहा है। इधर को जाओ तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर जाओ तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है। ध्यान से देखो ग्राफ को, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लो अब मैं इसको जरा मार्क करके समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जी, सबसे पहले यहाँ पे ये है कंसंट्रेशन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है, देखो कंसंट्रेशन बढ़ी मोलर कंडक्टिविटी का देखो, फिर से देखो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ये बढ़ी कंसंट्रेशन और हमारी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। तो इस ग्राफ से ये समझ में आया कि कंसंट्रेशन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। अब इस ग्राफ को उल्टा समझो, उल्टा समझे तो हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन कम करते जाएं, उल्टा समझते हैं, कंसंट्रेशन कम करते जाएं मतलब डाइल्यूट करते जाएं। कंसंट्रेशन कम करो मतलब अब ग्राफ को फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचो। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है, यही समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी कम हो रही है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ रहा है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कितना फर्क पड़ रहा है। तो इस ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम कंसंट्रेशन कम करें मतलब डाइल्यूट कर दें, कंसंट्रेशन कम कब होगा, जब डाइल्यूट कर दोगे। अगर हम कंसंट्रेशन कम करते जाएं कम करते जाएं कम करते जाएं तो एक ऐसा लेवल आता है जिस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी एकदम से ज्यादा हो जाती है। मतलब कंसंट्रेशन इतनी कम कर दो, नियर टू जीरो कर दो। देखो इतनी कम कर दो कि वो नियर टू जीरो हो जाए। देखो इसको अगर आप मेजर करो तो इट इज नियर टू जीरो। तो जब कंसंट्रेशन नियर टू जीरो हो जाए तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब आप आयंस बढ़ाएं। अगर इस ग्राफ को उल्टा रीड करें कि अगर हम कंसंट्रेशन कम करते जाएं मतलब डाइल्यूट कर दें, कंसंट्रेशन कम कैसे होगा, डाइल्यूट कर दो, इतना डाइल्यूट कर दो कि कंसंट्रेशन जीरो के आसपास आ जाए। और उस टाइम पे जब हम मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं तो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी है। आप ये बोलो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम डिफरेंस है, यानी दे आर नियर टू कंप्लीटली soluble at in the presence of weak electrolyte। weak मतलब ऑन डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली सॉल्युबल है और उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग वाले के बराबर हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो ये कुछ हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। सर ये नोट कर रहे थे। ओके बेटा नोट कर लो, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा इस ग्राफ में हम सिर्फ दो चीजें बताना चाहते हैं। पहली चीज हम ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ये देखा गया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी भी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, वीक वाले की भी डिक्रीज हो रही है। वीक वाले की थोड़ी ज्यादा डिक्रीज हो रही है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। बट अगर हम इसका उल्टा कर लें, हम कंसंट्रेशन कम कर दें मतलब डाइल्यूट कर दें, तो हम कंसंट्रेशन कम करते जाएं नियर टू जीरो, नियर टू जीरो आ जाए, मतलब कंसंट्रेशन इतनी कम कर दो कि कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, तो उससे हम कहते हैं इन्फानाइट डाइल्यूशन। और इन्फानाइट डाइल्यूशन पे देखा गया है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है एट दिस पॉइंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। बस हम इस पॉइंट का
यूज करेंगे। बस आप ये चीज आप ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन इतनी कम कर दीजिए कि नियर टू जीरो हो जाए, तो एट दैट पॉइंट ये देखा गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल। तो कम्प्लीटली सॉल्युबल मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। तो हम इस चीज का यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। एक लॉ आएगा जिसे हम कहते हैं खोलरॉश लॉ, वहां पे हम इस लॉ का, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, मतलब ग्राफ का नहीं, इस कंसेप्ट का। वैल्यूज दी होंगी स्ट्रॉन्ग की, उसी को हम वीक में लेके अपना जो भी सम दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे। चलो अब हम आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। लो जी देखो, अब ये रहा ग्राफ, और अब आप हेडिंग देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब अब जो मैंने आपको कराना है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कराना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, तो ये तो हम ग्राफ पढ़े आए पीछे। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, अब देखो जरा समझो, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, मोलर कंडक्टिविटी अटेन्स a definite value known as limiting molar conductivity or denoted by lambda naught m। तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन बन रही है जिसे हम पढ़ रहे हैं, उस डेफिनेशन का नाम है व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हमारी डेफिनेशन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आएगी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, आप ये सीधा लिखो, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, मोलर कंडक्टिविटी अटेन्स अ डेफिनेट वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, known as limiting molar conductivity and it is denoted by lambda naught m। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। What do you mean by limiting molar conductivity? So simple, when the concentration approaches to zero for electrolyte, known as in case of strong electrolyte की बात की है, weak में भी आप ऐसा ही कह सकते हैं, weak electrolyte में भी ऐसा ही हो रहा है। तो in a case of strong electrolyte, or don't mention, when the concentration approaches to zero, the molar conductivity attains a definite value known as limiting molar conductivity denoted by lambda naught m। नोट कर लीजिए। अब देखो जो मैं आगे बता रहा हूँ थोड़ा सा याद रखने वाला है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। क्या कह रहा है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ना वीक के लिए, तो वीक में तो एकदम से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, बट स्ट्रॉन्ग को देखो, कंसंट्रेशन कम करते जाओ कम करते जाओ, तो धीरे 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 बढ़ रहा है। इसका ग्राफ का स्लोप जरा देखो और इसके ग्राफ का स्लोप देखो, बहुत फर्क है। तो कह रहा है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी, दिस सिंबल इज मोलर कंडक्टिविटी, इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कम करना, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला लैम्डा एम is equal to molar conductivity at infinite dilution minus AC concentration से रिलेशन है। जो ये A है, A इज योर कांस्टेंट, और A डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। जैसे यहाँ पे KCl है, किसी और में अलग तरीके से होगा, तो जस्ट कीप इन माइंड। बस ये फॉर्मूला कभी कभार पूछ लेते हैं एज अ रिलेशन, अदरवाइज उसके ऊपर न्यूमेरिकल तो मैंने नहीं देखा कि आता हो कोई। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला ओनली। तो हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ लिया, पीछे ही पढ़ लिया, तो इसकी फिलहाल तो हमें जरूरत नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं खोलरॉश लॉ। खोलरॉश लॉ का जो बेस है वो यही ग्राफ है जो हम पीछे ये ग्राफ पढ़ के आ रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसी का उसने यूज किया। क्या कहता है ये खोलरॉश लॉ, स्पेल देख लेना, खोलरॉश लॉ states that the limiting molar conductivity, ध्यान से सुन लेना, limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte। मतलब अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, इसने रिप्रेजेंटेशन दी as a sum of individual contribution of cation and anion। जैसे मान लो आपने NaCl डिसॉल्व किया पानी में, तो NaCl डिसॉल्व किया, तो मैंने बोला इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताओ,
तो आप बोलोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ Na प्लस आयंस, टोटल नंबर ऑफ Na प्लस आयंस प्लस टोटल नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। N का मतलब टोटल नंबर, अभी समझ में आ गया। तो ये लैम्डा प्लस मतलब पॉजिटिव आयंस, N लैम्डा नेगेटिव मतलब नेगेटिव आयंस। अब आप ये डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तो जो कोलरॉच लॉ है इट इज बेस्ड ऑन दैट ग्राफ ओनली। कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है मैथमेटिकली, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैटायंस, जैसे ये पॉजिटिव है, एंड सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनायंस। तो ये फॉर्मूला थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में मुश्किल करता है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ कैटायन प्लस सम ऑफ इंडिविजुअल अनायन, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैटायन एंड टोटल नंबर ऑफ अनायन। जैसे मैंने NaCl का निकाला है, तो अगर मैं इसी तरह से पूछ लूं कि भाई मुझे ना मोलर कंडक्टिविटी CaCl की बताओ, CaCl2 की बताओ, तो वो कैसे निकलेगी CaCl2 की? सो मोलर कंडक्टिविटी फॉर CaCl2, सो कैल्शियम के आयंस होंगे 1, सो टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम के आयंस 1, और क्लोरीन के आयंस कितने होंगे? 2Cl। समझ में आ गया कि कैल्शियम का 1 है, क्लोरीन का 2 है। यू गॉट इट? तो हम इसको इसको इस तरह से रफली करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।